सोचो, आप और एक रिच बिजनेसमैन दोनों 1 करोड़ कमाते हो साल का। आप सैलरी से लेते हो। आपका टैक्स स्लैब 30% प्लस सरचार्ज और सेस होता है, यानी इफेक्टिव टैक्स स्लैब लगभग 34% चला जाता है। दूसरी तरफ वही बिजनेसमैन सेम 1 करोड़ कमा लेता है, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा करता है कि उसका इफेक्टिव टैक्स लगभग 10 से 20% होता है। इसमें कोई झोल है? मोस्टली नहीं। ये सब इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स के अंदर होता है। प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से ही एक मॉडल सिखाया जाता है, पढ़ो, नौकरी लो, सैलरी लो और टैक्स दो। लेकिन इंडियन टैक्स के अंदर 5 अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम होती है और इन सब पे अलग टैक्स और अलग रूल्स अप्लाई होते हैं। रिच लोग क्या करते हैं? वो अपना पैसा सैलरी वाले हेड से हटा के बाकी हेड्स में डाल देते हैं, जहाँ टैक्स ट्रीटमेंट ज़्यादा फेवरेबल होता है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या होती है, रिच लोग इनकम का स्ट्रक्चर कैसे चेंज करते हैं और आप इन कंसेप्ट्स को सेफली कैसे यूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टरमेट। यहाँ हम सिर्फ पैसे बचाने वाली बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि कैसे सिस्टम का गेम समझ के लीगली पैसे बचाया जाता है। तो सबसे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, पर्सनल टैक्स एडवाइस नहीं है। तो कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने सीए से बात जरूर करें। तो चलो अब देखते हैं कि इंडिया में 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम 5 कैटेगरीज में आती है। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकेंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ, कैपिटल गेन्स एंड फिफ्थ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, इनमें से कुछ हेड्स पे टैक्स सिस्टम काफी हार्श है, स्पेशली सैलरी के केस में, और कुछ हेड्स में रूल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और यही जगह है जहां रिच लोग गेम खेलते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हेड समझते हैं। सबसे पहला और कॉमन सोर्स है सैलरी। अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो तो आपकी इनकम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होंगे और आप पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स आएगा, और जो टॉप स्लैब रेट है उसमें आपको 30% टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस देना पड़ेगा। और आपको छोटी मोटी चीज़ें ही क्लेम कर सकते हो, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया 50,000 या 75,000 का, HRA हो गया, ATC, ATD एक्सेट्रा, सब्जेक्ट टू आप कौन सी टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हो। और जो बचा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा स्लैब रेट के हिसाब से। रिच लोग सैलरी से क्यों डरते हैं? क्योंकि सैलरी फुल्ली विजिबल होती है। कंपनी आपका फॉर्म 16 फिल करती है, TDS डिडक्ट करती है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है, और आप बहुत लिमिटेड एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो, और जो भी मिलता है ऑलमोस्ट सब पे टैक्स लगता है आपको। इसलिए जैसा बंदा रिचर होता है वो कोशिश करता है कि सैलरी कंपोनेंट उसकी कम हो और बाकी हेड्स ऑफ इनकम से पैसे आए। अपन एक एग्जांपल लेंगे। एक प्रोमोटर या फाउंडर अपने कंपनी से या तो 1 करोड़ की सैलरी लेगा जिसपे वो 30% टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस देगा, या तो वो कम सैलरी लेगा और बाकी प्रॉफिट को बिजनेस प्रॉफिट या कैपिटल गेन के फॉर्म में लेगा, जहां टैक्स ट्रीटमेंट बेटर हो सकता है। दूसरा हेड है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यहां से चीजें काफी इंटरेस्टिंग होती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फ्रीलांसर हो या कोई भी प्रोफेशनल हो, जैसे कि डॉक्टर, CA, लॉयर एक्सेट्रा, या आपका कोई बिजनेस है, तो आपकी इनकम यहाँ डिक्लेयर होती है। यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ पे आपको बिजनेस इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। बिजनेस इनकम यानी क्या? जो भी आपका रेवेन्यू आएगा उसमें से आपको अलाउएबल बिजनेस एक्सपेंसेस क्लेम करने को मिलेंगे, जैसे कि ऑफिस रेंट हो गया, स्टाफ की सैलरी, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, मार्केटिंग, बिजनेस ट्रैवल एक्सेट्रा। और जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस हैं जेन्युइन, वो आप डिडक्ट कर सकते हो बिफोर टैक्स कैलकुलेशन। तो जैसे आप सैलरी में ग्रॉस टैक्सेबल होती है आपकी सैलरी, वैसे बिजनेस इनकम में आपकी ग्रॉस इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। बिजनेस में अगर आपने 50 लाख अर्न किए और 20 लाख का आपका जेन्युइन एक्सपेंस है, तो आपको सिर्फ 30 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा। रिच लोग क्या करते हैं? अपने लाइफस्टाइल का कुछ हिस्सा बिजनेस से लेजिटिमेटली लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस मीटिंग,
ट्रैवल, फोन, ऑफिस एट होम एक्सेट्रा, जो जेन्युइनली बिजनेस के लिए यूज हो रहा हो। इससे स्पेंडिंग वैसे भी होती है, पर अब उसका पार्ट टैक्स डिडक्टिबल बन जाता है। ऑब्वियसली इसमें मिसयूज भी होता है, जैसे पर्सनल चीजों को फेक बिजनेस एक्सपेंसेस दिखाना, ये इलीगल है और यहाँ पे स्क्रूटिनी भी होती है। लेकिन लेजिटिमेटली बिजनेस एक्सपेंसेस का गेम इंडिया में बिल्कुल लीगल है, और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग जॉब के साथ साथ अपना साइड बिजनेस भी सेटअप करते। तीसरा हेड है कैपिटल गेन। यहां से रियल रिच पीपल गेन स्टार्ट होता है। कैपिटल गेन का मतलब आपने कोई कैपिटल एसेट होल्ड किया, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड एक्सेट्रा। आपने उसे बेचा और जो प्रॉफिट आया उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन। इंडियन लॉ में कैपिटल गेन को दो पार्ट्स में तोड़ा जाता है। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और यहाँ पे असेट के हिसाब से आपको टैक्स रेट अलग अलग हो जाते हैं। हम इसे चार पार्ट्स में देखते हैं। पहला इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें आते हैं शेयर्स, म्यूचुअल फंड, जिसको आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर आपको टैक्स लगता है 12.5% ओवर एंड अबव 1,25,000 के गेन के ऊपर। एंड सेकंड इज इक्विटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसके ऊपर आपको लगेगा 20% टैक्स। थर्ड इज नॉन इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें आता है प्रॉपर्टी, गोल्ड, डेट फंड्स एक्सेट्रा। यूजुअली इस पे 20% टैक्स लगता है विद इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन मतलब ऐसी कॉस्ट जिसमें आपने इन्फ्लेशन का फैक्टर लिया हुआ है। एंड फोर्थ इज नॉन इक्विटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके ऊपर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। यहाँ गेम क्या है, सैलरी पे आपको टॉप स्लैब रेट में 30% टैक्स प्लस सरचार्ज इफ अप्लीकेबल प्लस सेस लगता है। वही इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% टैक्स लगता है और इक्विटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स लगता है। मेनी केसेस में तो कैपिटल गेन टैक्स सैलरी से कम ही होता है, और कुछ कुछ जगह तो कैपिटल गेन टैक्स आपको नील होता है, क्योंकि एग्जम्पशंस बहुत मिलते हैं आपको। सेकंड पार्ट इज टाइमिंग का पावर है। जब तक आप असेट बेचते नहीं तब तक कैपिटल गेन में आप टैक्सेबल नहीं हो। रिच लोग असेट होल्ड करके रखते हैं, बार बार ट्रेड नहीं करते, जिससे क्या होता है कि उनका टैक्स डेफर होता रहता है और कंपाउंडिंग भी असेट की स्ट्रांग होती है। अगर अपन एग्जाम्पल से देखें तो समझो आपके पास 1 करोड़ का इक्विटी पोर्टफोलियो है। अगर आपने उसे 10 साल तक होल्ड किया तो समझो उसकी वैल्यू हो गई लगभग 3 करोड़ रुपए 10 साल बाद, तो आपको गेन हुआ 2 करोड़ का। पर यह गेन जो है ये आपको अभी टैक्सेबल नहीं होगा। जब तक आप इसे सेल नहीं करोगे तब तक ये टैक्सेबल नहीं होगा। रिच लोग क्या करते हैं, सैलरी से ज्यादा पैसा कंपनी के शेयर होल्डिंग, स्टार्टअप, इक्विटी, रियल एस्टेट जैसे चीजों में बनाते हैं, जहां उनको पे ऑफ कैपिटल गेन में होता है, ना कि सैलरी हेड में। चौथा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां पे आपकी रेंटल इनकम टैक्सेबल होती है। इसमें आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, और जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया होगा होम लोन पे, उसका आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। रिच लोगों के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है जहां से रेंट आता रहता है। ये उनकी लगभग स्टेबल कैश फ्लो इनकम होती है। पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसमें आता है एफडी का इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, कंपनी के आपने जो शेयर्स लिए हैं उसके ऊपर जो आपको डिविडेंड्स मिलता है वो इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होती है। लॉटरी हो गई, गिफ्ट्स हो गए, गिफ्ट्स अप टू 50,000 अगर मिला आपको तो आपकी यहाँ पे एग्जम्प्ट होती है। पर वही अगर गिफ्ट आपको रिलेटिव्स से मिला तो आपकी 50,000 के ऊपर भी आपको गिफ्ट मिला तो भी वो टैक्सेबल नहीं होता है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ये आपकी टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती है। रिच लोगों का फोकस यहाँ पे कम होता है, क्योंकि यहाँ टैक्स ट्रीटमेंट यूजुअली कोई स्पेशल फेवर नहीं देता। अब सबको जोड़ते हैं। एक टिपिकल रिच इंडिविजुअल या बिजनेस फैमिली इंडिया में अपनी इनकम कैसे डिजाइन करती है। एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल लेते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो 10 करोड़ प्रॉफिट बनाती है। कंपनी पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है अराउंड
22% या 25% रेजिम के हिसाब से, प्लस सरचार्ज सेस, और फिर बचा हुआ जो पैसा है वो कंपनी में ही री इन्वेस्ट हो सकता है। उससे वो मशीनरी परचेस कर सकते हैं, एक्सपांशन कर सकते हैं, असेट्स एक्वायर कर सकते हैं। एंड प्रमोटर जो कंपनी का ओनर होता है खुद के लिए क्या करता है, वो अपने लिए ज़्यादा बड़ी सैलरी नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है अगर उसने सैलरी लिया ज़्यादा तो उसको टॉप स्लैब रेट के हिसाब से 30% टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ सकता है। वो क्या करता है, वो नॉर्मली रीजनेबल सैलरी लेता है ताकि वो EPF, बेसिक बेनिफिट्स और स्टेबल इनकम के हिसाब से रहे। बाकी वेल्थ का ग्रोथ कंपनी के शेयर वैल्यू से होता है, जो बाद में वो बेचने से कैपिटल गेन बनेगा। यहाँ 2 फायदे होते हैं, कंपनी के लेवल पे बिजनेस एक्सपेंसेस क्लेम हो जाता है, और सेकंड, प्रमोटर की मेजर वेल्थ सैलरी नहीं कैपिटल गेन के थ्रू बिल्ड होती है। इस तरह कोई भी इन्फ्लुएंसर या कंसल्टेंट डायरेक्ट जॉब ना करके अपनी LLP या प्रोप्राइटरशिप से काम कर सकता है ताकि जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंसेस क्लेम कर सके। कुछ केसेस में तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी हेल्प करता है, सेक्शन 44 ADA में, 44 AD में, जहाँ फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मान के टैक्स लगता है। लेकिन ध्यान रहे, फेक एक्सपेंसेस, बोगस कंपनी, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए स्ट्रक्चर बनाना, ये सब इलीगल है और इनकम टैक्स की स्क्रूटिनी और पेनल्टी सीधा इनवाइट है। रिच लोग का रियल फायदा क्या है, उनके पास असेट है जो ग्रो करती है, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी, बिजनेसेस, प्रॉपर्टी, ये सब ग्रो करती रहती है। वो सिस्टम समझ के अपनी इनकम को सैलरी से हटाकर बिजनेस प्रॉफिट, कैपिटल गेन, रेंटल इनकम के फॉर्म में शिफ्ट करते हैं। अब आप इससे क्या सीख सकते हो? कोई भी नॉर्मल सैलरीड या मिडिल क्लास बंदा रातों रात तो अंबानी नहीं बन सकता, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स आप भी अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट, सिर्फ सैलरी पर डिपेंड मत रहो। नौकरी जरूरी है, बट लाइफ टाइम सिर्फ सैलरी हेड से ही इनकम आएगी तो आप हमेशा हाईएस्ट टैक्स स्ट्रक्चर में ही रहोगे। स्लोली साइड में कैपिटल एसेट बिल्ड करो, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स, और हो सके तो इसे 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करो। एक एडिशनल हाउस जो फ्यूचर में आपको स्टेबल रेंटल इनकम दे सके। स्किल्स जो आपको फ्रीलांसिंग या साइड बिजनेस तक लेके जा सके। सेकेंड इज, साइड बिजनेस और फ्रीलांसिंग को लाइटली मत लो। अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग या कुछ भी, उसे एज ए स्मॉल बिजनेस ट्रीट करो, जहां आप ना रेवेन्यू डिक्लेयर कर पाओगे और आप जेन्युइन एक्सपेंसेस क्लेम करोगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग या इक्विपमेंट, इंटरनेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब लीगल है जब तक रियल में उसे आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। इससे आप एक ही साल में अपनी इनकम सैलरी हेड में या बिजनेस प्रोफेशन की हेड में, कैपिटल गेन की हेड में, तीनों से आप थोड़ा थोड़ा अर्न कर सकते हो, विच इज मच स्ट्रॉन्गर देन सिर्फ सैलरी पे डिपेंड करना। थर्ड इज, असेट को फ्लिप मत करो, होल्ड करो। हर 6 महीने में इक्विटी बेचने खरीदने से आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट बनेगा, जिसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, विच इज हायर टैक्स रेट। अगर आपके पास क्वालिटी असेट है तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। जहां पॉसिबल हो गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी तक लेके जाओ, जहां आपको टैक्स रेट कम आ जाएगा। फोर्थ इज, इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू पावर। जो गेम रिच लोग खेल रहे हैं वो कोई सीक्रेट नहीं है, वो सब लॉ में लिखा है। बस उनके पास CAs, लॉयर्स या टैक्स प्लानर्स होते हैं जो सिस्टम को समझते हैं। आपके पास शायद अभी CA ना हो, पर आप नॉलेज बिल्ड कर सकते हो। जैसे जैसे आपका इनकम ग्रो करे, एक अच्छा CA रखो, बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर सही करो, गलत तरीके से नहीं, स्मार्ट तरीके से टैक्स बचाओ। तो दोस्तों, ये था इंडियन टैक्स सिस्टम का 5 इनकम हेड और कैसे रिच लोग अपनी इनकम को सैलरी से हटा के बिजनेस, कैपिटल गेन और असेट के थ्रू स्ट्रक्चर करते हैं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन समझ आया और आप फ्यूचर में और भी ऐसे नॉट सो बेसिक फाइनेंस या टैक्स वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में बताओ आपका मेन इनकम सोर्स अभी क्या है, सैलरी, बिजनेस या कैपिटल गेन, और आप नेक्स्ट 5 साल में कौन सा हेड ग्रो करना चाहोगे। और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो इन्वेस्टरमेट को, बेल आइकन दबाओ ताकि आप कोई भी एडवांस ब्रेकडाउन मिस ना करो।
मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एक और ऐसे टॉपिक उठाएंगे जिससे नॉर्मल लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रिच लोग उसे फुल यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।